एग्जाम स्टॉपर्स पे आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम लोग ऑफलाइन से डायरेक्टली ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने ऑफलाइन के अंदर में सफलता हासिल की, हमारे स्टूडेंट्स 98% से ऊपर स्कोर सोशल साइंस के अंदर में लेकर आए, इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं। और ये बैच एकदम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि चाहे वो एनसीईआरटी की कोई एक लाइन हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो नोट्स चाहिए वो नोट्स भी क्लास के बाद आपको दिया जाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट के लिए आप तैयार रहिए। और जो नीचे में रखा हुआ आपका बेल बटन है उसको दबा दीजिए। आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं YouTube के बेल बटन की बात कर रहा हूं, आप उसको दबाइए और साथ के साथ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको एक एक कंटेंट बहुत आराम से घर बैठे मिलता जा सके। तो आज से हमारा पहला लेक्चर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। हमें अगर भारत के राष्ट्रवाद को समझना है, देश के अंदर में ये फीलिंग समझनी है कि कहां से आई, कैसे हमने इस देश को आजाद कराया, तो इसके लिए पहले हमें 200 साल पीछे का बैकग्राउंड हमें समझना होगा। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर में सबसे पहले एक ब्रिटेन की रानी ने एक छोटी सी कंपनी भेजी थी, और ये कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी ने हमारे यहाँ की पूरी इकोनॉमिक पावर को ही तोड़कर रख दिया, मतलब हमें आर्थिक स्थिति में एकदम कमजोर करके रख दिया। सारी की सारी कंपनी इनकी, और इन्होंने हमारे पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया। धीरे धीरे समय बीता और हमें लगा कि चीजें अब ठीक होंगी, लेकिन चीजें ठीक क्या होती। अब रानी खुद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया और खुद ही आकर कहा कि अब मैं खुद यहां पर राज करूंगी। और इस तरीके से हमारा इंडिया धीरे धीरे और ज्यादा गुलामी में फंस गया। अगर आपको देखा जाए तो ब्रिटेन ने हमारे यहां पर 4 सबसे बड़े चेंज किए: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। वी कैन से दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल। इस तरीके से हमारे देश के अंदर में चौतरफा वार किया गया और चारों लेवल पर हमें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 4 लेवल है क्या, तो सीधे समझिए। पॉलिटिकल मतलब सरकार उनकी, आर्थिक मतलब सारे बिजनेस उनके, सामाजिक मतलब सारा स्कूल उनका, हमारे गुरुकुल तोड़ दिए गए, हमारा पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया। और सांस्कृतिक भी उनका, मतलब उनका जो धर्म था दोस्त, वो था ईसाई। और उन्होंने हमारे यहाँ पर आकर हमारे जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन सबको परेशान कर कर रख दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें अपने भाषा बोलने तक की ठीक से आज़ादी नहीं थी, और हमें पूरे तरीके से हर एक तरीके से तोड़ दिया गया। अब हमें ज़रूरत थी इससे बाहर निकलने की, और हम चाह रहे थे कि किसी कीमत पर इन अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा कर रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसको करने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत थी। एक छोटी सी टीम बनी भी, जो आज के टाइम में जिन्हें आप कांग्रेस जानते हैं, वो 1885 में बनी भी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि भारत को जोड़ सके। हमें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस पूरे सिस्टम में आकर इस पूरे सिस्टम से हमें आजादी दिला कर जाए। अगर आपको ये मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखो भारत माता की जय। अब एंट्री होती है एक जबरदस्त इंसान की, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर में कभी ना कभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे पूरी जिंदगी उसकी चेंज हो जाती है। ये एक ऐसा इंसान था जो कि लंदन से LLB कर रहा था, वकालत की पढ़ाई कर रहा था, और इसने जो अपनी पढ़ाई शुरू की थी लंदन में, वो 1888 से की थी। और इस तरीके से जैसे जैसे वो पढ़ता गया, सब कुछ सीखता गया, लेकिन एक समय उसके साथ एक इंसिडेंट घटता है, एक घटना घटती है। और ये घटना कुछ अजीब सी थी। साउथ अफ्रीका के अंदर में, जो कि लंदन से आप खुद देखिए कितनी दूरी पर है, वहां पर एक घटना घटती है कि उसको एक कॉल आता है कि उसे एक केस लड़ना है। और वो केस के सिलसिले में लंदन से सीधे साउथ अफ्रीका 1893 में जाता है। जैसे ही साउथ अफ्रीका जाता है तो वहां पर उसके साथ एक घटना घटती है। फर्स्ट क्लास की टिकट होती है, बंदा एकदम बेस्ट, आप देख ही सकते हैं, एकदम बेस्ट चकाचक शर्ट, पैंट, कोट और एकदम हाई प्रोफाइल वकील बनकर वो फर्स्ट क्लास की ट्रेन में चढ़ता है। लेकिन उसे ही नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, पता नहीं। आराम से वो एंजॉय करते हुए उस ट्रेन में चढ़ता है, एकदम फर्स्ट क्लास रौबदार। लेकिन जैसे ही आगे जाता है, टीटी उससे टिकट के लिए पूछता है। वो आराम से टिकट निकाल कर दिखाता है कि भाई फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन टीटी कहता है भाई खड़ा हो, और उसके बाद एक थप्पड़ मारता है और नीचे
गिरा देता है। जैसे ही वो ट्रेन के नीचे गिरता है, उसके साथ बहुत बड़ा सीन होता है। उसे ये रियलाइज होता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों। सारे सपने उसके टूट जाते हैं। पता नहीं कौन से सपने लेकर आया होगा, सारे के सारे सपने उस बेचारे मोहनदास करमचंद गांधी के टूट जाते हैं। लेकिन वो उस समय झुकता नहीं है। उस समय वो यही सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तब उसे ये पता लगता है कि इस पूरे साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं रंग भेद। अगर हम आसान भाषा में कहें तो अपार्थेड। इसको आप नस्ल भेद भी कह सकते हैं, कि काले और गोरों के बीच में भेद। गांधी जी दिखने में सांवले थे और इस वजह से उनको उस ट्रेन के अंदर में फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर में बैठने की आज़ादी नहीं थी। इस वजह से उन्हें निकालकर बाहर फेंका गया। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने कहा कि केस छोड़ो, अब हम पहले यहाँ की साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ ही कैंपेन चलाएंगे। और उन्होंने वहाँ पर अपना सबसे पहला सिस्टम लॉन्च किया, जिसको हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं इनको हम? सत्याग्रह। कि मतलब सत्य का आग्रह, सत्य की जीत, बिना हाथ पैर चलाए, बिना लाठी के सहारे, नॉन वायलेंस, अहिंसा। सिर्फ आप बिना हाथ उठाए भी अपनी बात मनवा सकते हो अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आप सच्चे। ये सोचकर उन्होंने अपने पूरे साउथ अफ्रीका में इस कैंपेन को चलाया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया। यह सत्याग्रह का जो इनका एक्सपीरियंस था वो जबरदस्त एक्सपीरियंस साबित हुआ। इन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा और वहां की सरकार को धीरे धीरे इस बात को समझाने में भी कामयाब हुए कि रंग से कुछ नहीं होता दोस्त, टैलेंट मैटर करता है, टैलेंट मैटर करता है, रंग से कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे इस कैंपेन के बाद अब वो इंसान हमारे इंडिया में वापस लौट रहा है और 1915 में वो भारत में वापस लौटा। और जैसे ही भारत लौटता है तो यहां देखता है कि ब्रिटेन ने हमें, अभी बताया था आपको मैंने, 4 लेवल पे ब्रिटेन ने हमारी सब कुछ खराब कर रखी थी। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, चारों लेवल पर हमें मार रखा था। और जब गांधी को यहां आए तो उन्हें देखा कि यार हम अपने देश को आजाद कैसे करेंगे, ये देश तो बहुत ज्यादा गड्ढे में जा चुका है। यहां के लोगों में यूनिटी नहीं है, लोगों को लड़ने का तरीका नहीं मालूम, यहां पे कोई भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल सके। ऐसे में हमें लड़ना था और ये बात गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहां पर गांधी जी ने क्या क्या किया।